हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अब्दुल खान। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा सैलरी चैप्टर स्टार्ट हुआ था। हमने पहली क्लास करी, सैलरी के बारे में जाना। दूसरी क्लास करी, फिर सैलरी के बारे में जाना। तीसरी क्लास करी, फिर सैलरी के बारे में जाना। और हम एक एक मुद्दे को करते हुए आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, सैलरी का फॉर्मेट कैसा होगा। सैलरी का फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया। ठीक है, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्टिंग करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम अंडर द हेड सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 17-18 या 18-19, जो भी रिलीवेंट असेसमेंट ईयर होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर हम सबसे पहले यहाँ पे बेसिक सैलरी लिखेंगे, डीए लिखेंगे, कमीशन लिखेंगे, बोनस लिखेंगे, क्वेश्चन में होगा ये सब चीज़ें। फिर अलाउंसेस आएंगे हमारे, कुछ परक्यूजिस्ट आएंगे, कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट आएंगे। हमारी इन सबको जोड़ के ग्रोस सैलरी हमारी आ जाएगी। और ग्रोस सैलरी आने के बाद हमें डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 16, यानी हमें कुछ छूट मिल जाती हैं। एक तो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की छूट मिल जाती है, एक प्रोफेशनल टैक्स की। हम इन चीज़ों को घटा देंगे और घटाने के बाद जो बाकी हमारी इनकम बची, ये इस पर टैक्स हमें देना होगा। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि सैलरी, बेसिक सैलरी का ट्रीटमेंट हम सीख चुके हैं, डीए का भी ट्रीटमेंट हम सीख चुके हैं, और कमीशन का भी ट्रीटमेंट और बोनस, इन चारों का हम ट्रीटमेंट सीख चुके हैं। अब हमें अलाउंसेस का ट्रीटमेंट सीखना। आज हम अलाउंसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और अलाउंसेस बहुत ही आसान चीज़ है, डरने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, आपकी समझ में कुछ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अलाउंसेस स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अलाउंसेस कहते किसे हैं? अलाउंसेस का मतलब होता है भत्ता। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था डीए अलाउंसेस यानी महंगाई भत्ता। इस तरीके से बहुत सारे भत्ते होते हैं। ठीक है, वो अलाउंसेस, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं, एक फिक्स मॉनेटरी टर्म अमाउंट होती है, यानी फिक्स मॉनेटरी अमाउंट होती है। एम्प्लॉई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करता है। ठीक है, कौन करता है? पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर कहते हैं मालिक को और एम्प्लॉय कहते हैं नौकर को। यानी नौकर को कुछ फिक्स अमाउंट दी जाती है, कुछ पैसे दिए जाते हैं फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस। वो यानी कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हो सकते हैं वो। मे भी पर्सनल भी हो सकते हैं और ऑफिशियली भी ड्यूटीज़ के लिए हो सकते हैं, यानी ऑफिस के खर्चे के लिए भी हो सकते हैं वो चीज़, और पर्सनली भी हो सकती है। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है अलाउंसेस का? ट्रीटमेंट जर्नली टैक्सेबल होते हैं ये। हाउ एवर सम अलाउंसेस देयर आर स्पेसिफिक एग्जाम्पशन। लेकिन कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जिनमें हमें कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पशन मिली हुए है। कहने का मतलब यह है कि हमारे एम्प्लॉयर यानी मालिक ने हमें 1,000 रुपये दिए, उनमें से हमें 2,000 रुपये की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। बाकी 800 वो सॉरी दो 1,000 रुपये दिए और 200 की हमें एग्जाम्पशन मिल जाएगी, तो 800 रुपये हमारे टैक्सेबल हो जाएंगे। तो वे अलाउंसेस हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे अलाउंसेस हैं। मैं पहले आपको लिस्ट दिखा दूं कितने तरीके के अलाउंसेस हैं, फिर हम उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि अलाउंसेस किस तरीके से हमें पढ़ने हैं, किस तरीके से हमें देखने हैं। दोस्तों, ये अलाउंसेस की पूरी लिस्ट मैंने आपके लिए तैयार कर दी है। इस लिस्ट को आराम से वीडियो पॉज कीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं और थोड़ी करीब से दिखा देता हूँ ये लिस्ट आपको। दोस्तों, अलाउंसेस किस तरीके से अपने फॉर्मेट में लिखना है और किस तरीके से उसके एग्जाम्पशन मिलने हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, हम क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरीके से बनाते हैं। इनकम अंडर हेड सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 18-19 या 17-18, जो भी रिलेवेंट हो आपके क्वेश्चन में वो आपका हो सकता है। ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे अलाउंसेस रिसीव। सपोज करो अलाउंसेस रिसीव हुआ है 1,000 रुपये, उसकी कुछ एग्जाम्पशन मिली होगी हमें, जो हो गया उसमें एग्जाम्पशन, उसको हम वर्किंग नोट नंबर 1 से सीखेंगे। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 हम नीचे डालेंगे और जो भी आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। सपोज करो 1,000 रुपये हमारे अलाउंसेस रिसीव हुआ था और 200 रुपये एग्जाम्शन मिल गई, तो टैक्सेबल जो है हमारा 800 रुपये हो जाएगा। तो ये जो टैक्सेबल पोर्शन होता है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन पेपर में आपको एक पर्टिकुलर चीज़ का मतलब टैक्सेबल पोर्शन पूछ सकता है या फिर एग्जाम्शन पूछ सकता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया फॉर्मूले में किस तरीके से लिखना है। ठीक है, हमें क्या लिखना है? अलाउंसेस रिसीव लिखना है, फिर उसमें से एग्जाम्शन घटानी है और टैक्सेबल पोर्शन दिखा देना है। क्योंकि हम जैसा वहाँ पर करते आ रहे थे, बेसिक सैलरी टैक्सेबल, डीए टैक्सेबल, इस तरीके से अलाउंसेस, जोन सा भी अलाउंसेस होगा उसका नाम लिखेंगे हम यहाँ पे और एग्जाम्शन दे के उसे बाहर टैक्सेबल कर देंगे। और जो एग्जाम्शन होगी नहीं होगी, तो कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं फुल्ली टैक्सेबल होंगे, कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जो फुल्ली एग्जाम्ट होंगे, उनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अलाउंसेस सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, HRA। ठीक है, एच आर ए अलाउंसेस किस तरीके से आपको मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। एच आर ए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंसेस। ठीक है, सेक्शन 10 13A के अंतर्गत है ये। ठीक है,
तो इसमें किस तरीके से आपको वर्किंग एग्जाम्पशन मेनली हमें जो देखना है ना, मेनली हमें देखो जितना हमें एचआरए मिला हुआ है, हमने लिखा है एचआरए रिसीव जितना है, ये तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होगा कि इतना आपको मिला, ये ऑलवेज गिवन होगा। ठीक है, मेन जो आपको अलाउंसेस में कैलकुलेशन सीखनी है वो एग्जाम्पशन से ही सीखनी है, वो एग्जाम्पशन वर्किंग नोट नंबर डाल के आपको सीखनी होगी। ठीक है, इसके वर्किंग नोट नंबर 1 यानी एग्जाम्पशन किस तरीके से होगी, एचआरए हमें किस तरीके से मिलेगा वो आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पशन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, वो कह रहा इन तीनों में से जो भी कम हो, 1 2 3, क्या दिया मैंने आपको, 1 2 3, इन तीनों में से जो भी कम हो वो यहाँ पे एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगी, यानी इस जगह हम वो एग्जाम्पशन दे देंगे। वो 3 चीज़ क्या है वो मैं आपको बिल्कुल आराम से खुल के समझा रहा हूँ। एक्चुअल रेंट गिवन, ठीक है, एक्चुअल रेंट गिवन या एक्चुअल एचआरए रिसीव गिवन होगा आपको क्वेश्चन में ऑलवेज। ठीक है, रेंट पे उसमें से माइनस कर देंगे 10% ऑफ द सैलरी। ठीक है, अब यहाँ पे सैलरी का क्या मतलब है, सैलरी तो बहुत सारी चीज़ होती हैं सैलरी में, एक तो बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, बोनस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सैलरी का क्या मतलब है यहाँ पे, तो सैलरी का मतलब यहाँ 3 चीज़ों से, एक तो है बेसिक सैलरी, डीए, और डीए में कौन सा डीए लेना है, डीए के आगे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आगे चल के कि डीए के आगे हमेशा ऐसा लिखा हुआ होता है, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, डीए नोट डू नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो यहाँ पे वो वाला डीए लेंगे जो डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट वाला होगा, तो यहाँ पर उस डीए का यूज़ होगा, ना कि मेन डीए में यूज़ होगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, मैं जब आपको डीए की कैलकुलेशन करा रहा था तो डीए जनरली फुल्ली टैक्सेबल होता है, लेकिन ब्रैकेट में उसके ये लिखी हुई बात आएगी डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो आप इस डीए का यूज़ यहाँ पर करेंगे, यानी कौन सी सैलरी निकालने में, एचआरए की एग्जाम्पशन जब हम निकालेंगे सेकंड पॉइंट में, रेंट पे माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी में क्या लेंगे हम, बेसिक सैलरी लेंगे, डीए लेंगे और कमीशन लेंगे, इन तीनों को जोड़ के जब उसका 10% हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, डीए कौन सा लेना है, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट वाला लेना है। और क्या लेंगे तीसरे नंबर में, 50% या 40% ऑफ द सैलरी, यानी 50% ऑफ 40% कब लेंगे, अगर जो 50% तब लेंगे अगर जो दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या कोलकाता, ये 4 बंदे हैं, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, और जो पॉपुलेशन हम यहाँ पे एकोमोडेशन कर रहे हैं, यानी हम इस जगह रह रहे हैं, हमारा ऑफिस से मतलब नहीं है, हमारा यहाँ पे केवल रहने से बात बता रहा हूँ। मेरा घर है सपोज करो दिल्ली में और मैं जॉब कर रहा हूँ गाजियाबाद में, तो मेरा रह कहाँ रहा हूँ, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो मैं 50% लूँगा ऑफ सैलरी। ठीक है, सपोज़ करो मैं गाजियाबाद में रह रहा हूँ, दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ, तो फिर मैं लूँगा 40%। यहाँ पे केवल एकोमोडेशन देखी जाएगी, वो भी जहाँ पर आप रह रहे हो उस हिसाब से। दिल्ली में रह रहे हो तो 50%, या चेन्नई में या फिर मुंबई में या कोलकाता में, इन 4 जगहों में 50%, बाकी जो स्टेट है उनमें 40% हम लेंगे। यानी रहने की चीज़ देखनी है, ऑफिस वाली चीज़ नहीं देखनी कि ऑफिस कहाँ पर है, केवल अपना ये देखना है कि रहना कहाँ है, इसमें बस एक ही पॉइंट है। ठीक है, अब आ गई, मैंने आपको बताया था सैलरी में, सैलरी में क्या लेना है आपको, बेसिक सैलरी लेनी है, डीए लेना है, डीए कौन सा लेना है, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट लेना है, कमीशन लेनी है। कमीशन कौन सी लेनी है, मैंने कमीशन भी आपको बताई थी, 2 तरीके की हो सकती है, एक तो कमीशन हो सकती है टर्नओवर बेसिस, एक कमीशन हो सकती है आपकी अदर, यानी बिना टर्नओवर। तो यहाँ पे लेनी है फिक्स परसेंटेज वाली, यानी टर्नओवर बेसिस वाली हमें कमीशन इसके अंदर लेनी है। इन तीनों को जोड़ के हम जब यहाँ पे 10% लिखेंगे और यहाँ पे भी 10% हम वो ही लिखेंगे, यानी इन तीनों का जो हमारा योग होगा, यानी हमारा जोड़ होगा, सम होगा, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी 40% या 50% जो भी केस में भी हो, जो भी होगा। ठीक है, और 10%, आप बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब कैलकुलेशन क्या है इसका, एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं पहले आपको बताऊंगा कि एचआरए से पर्पस में सैलरी कैसे निकालनी है, और क्वेश्चन में पूरी किस तरीके से आपको क्वेश्चन में एचआरए का ट्रीटमेंट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, बेसिक सैलरी मिल गई आपको 50,000 रुपये पर मंथ, डीए मिला है आपको 10,000 रुपये पर मंथ, इस आगे लिख रहा है 40% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। चलिएगा, कमीशन मिल गई आपको 1,00,000 रुपये, एनुअल दे रखी है, ये एनुअल है। ठीक है, ये लिख दिया है मैंने एनुअल, इसमें से 40,000 कमीशन टर्नओवर बेसिस है, कमीशन ऑन टर्नओवर बेसिस, इसका मतलब क्या है, कमीशन ऑन टर्नओवर बेसिस। 1,00,000 एनुअली थी, इसमें 1,00,000 में से 40,000 कमीशन ऑन टर्नओवर बेसिस थी, बोनस है 1,00,000 रुपये। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए, वो कह रहा है एचआरए के पर्पस, खाली अभी इतना पढ़ना है, बाकी का भी मैं बताऊंगा क्या लिखा हुआ है। वो कह रहा है एचआरए पर्पस से हमें सैलरी बता दो कि सैलरी कौन सी रहेगी एचआरए पर्पस, यानी ये वाली बात पूछ रहा है वो हमसे, कौन सी के, ये जो मैं आपको बता रहा था ना 10% घटा देंगे, रेंट पे माइनस 10% सैलरी। ठीक है, 40% या 50% ऑफ सैलरी, तो ये वाली सैलरी की बात कर रहा है कि एचआरए पर्पस से सैलरी बताओ क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था 3 चीज़ लेंगे एचआरए पर्पस से सैलरी के लिए, एक तो पहला लेंगे बेसिक सैलरी,
ठीक है। दूसरा लेंगे हम डीए, ठीक है। तीसरा लेंगे हम कमीशन। डीए कौन सा लेंगे? डीए लेंगे हम रिटायरमेंट बेनिफिट, जहाँ पे लिखा हुआ है सामने, ये आपके सामने क्वेश्चन है, उसमें लिखा 40% ऑफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो हम 40% निकालेंगे, 10,000 का 40% जो भी होगा, 10,000 का 40% आ गया आपका 4,000। 4,000 को इंटू करेंगे 12 से तो हमारा आ जाएगा 48,000, ठीक है। बेसिक सैलरी में हम 50,000 इंटू 12 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 लाख, ठीक है। कमीशन हम कौन सी लेंगे? कमीशन भी हम क्या लेंगे? टर्नओवर बेसिस लेंगे, यानी फिक्स परसेंटेज वाली, यानी टर्नओवर बेसिस में कितनी हमारी कमीशन? 40,000 है तो 40,000 इन सब का टोटल कर देंगे तो हमारी सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए आ गई। हमें ये ही पूछा था इस क्वेश्चन में। अगर जो मेन क्वेश्चन में किस तरीके से हमें ये करना है, मेन क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। मेन क्वेश्चन में इस तरीके से करना है, ठीक है। यही वाली चीज़ उसने आगे लिखी है मेन क्वेश्चन की, ये लिखा है एंड कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो सैलरी में जो मेन क्वेश्चन के फॉर्मेट में किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा वो इस तरीके से होगा। सैलरी आपकी कितनी है? बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी आपकी थी 50,000 रुपये पर मंथ। इसको इंटू कर देंगे हम 12 से 6 लाख। डीए, मेन डीए में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पता 10,000 रुपये मिल रहा था इस क्वेश्चन के अंदर, 10,000 था ऊपर, देख लीजिएगा। डीए हमारा ये रहा 10,000 रुपये, ठीक है। फिर ये है कमीशन, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है। डीए हमारा 10,000 रुपये था, 10 से इंटू मैंने 12 करी क्योंकि मेन डीए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कमीशन हमारी कितनी है? 1 लाख रुपये। बोनस कितना है हमारा? 1 लाख रुपये, इसमें बोनस भी दे रखा था, हम इनको जोड़ देंगे। अभी एचआरए की कैलकुलेशन पूरी इसमें इस वजह से नहीं हुई क्योंकि एचआरए मिला नहीं है, एक्चुअल में रिसीव नहीं हुआ। तो आगे पूरा क्वेश्चन कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। अभी तो खाली मैंने आपको ये बताया है कि एचआरए पर्पज से सैलरी किस तरीके से हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन करने की हम कोशिश करते हैं पूरा किस तरीके से एचआरए का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो एचआरए का पूरा फुल्ली क्वेश्चन आपके सामने ये है, ठीक है। आपको मिला है बेसिक सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ, डीए मिला हुआ है आपको 10,000 रुपये पर मंथ और उसमें 40% ऑफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। एचआरए गिवन बाय द कंपनी, कंपनी ने एचआरए दिया है, यानी हाउस रेंट अलाउंसेज, हाउस रेंट अलाउंसेज गिवन बाय कंपनी 20,000 रुपये पर मंथ। रेंट पे कर रहे हैं हम कितना? 20,000 रुपये पर मंथ इन यूपी में कर रहे हैं हम। अब यूपी में कर रहे हैं तो आप समझ जाना चाहिए 40% होगा, ठीक है। रेंट पे आपको पता लग गया 20,000 रुपये पर मंथ इन यूपी है। वो कह रहा कंप्यूट टैक्सेबल एचआरए, यानी हमें क्या करना है, हम ऐसे एक फॉर्मेट बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्सेबल एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंसेज एचआरए। कितना हमें रिसीव हो रहा है? 20,000 इंटू 12। तो मैंने बताया था आपको पहले 20,000 इंटू 12 करके देंगे, हमें एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ है? 2,40,000। फिर हम यहाँ पे एग्जाम्शन घटाएंगे, जो हमने एग्जाम्शन मैंने आपको बताया था अभी 3 चीज़ को लेके एग्जाम्शन है। एक तो क्या है? एक्चुअल एचआरए रिसीव, रेंट पे माइनस 10% ऑफ सैलरी, और 40% या 50% केस में भी जो होगा सैलरी का, ठीक है। जो बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई ये सब हैं तो फिर हम लेंगे 50%, बाकी अदर केसेस में हम लेंगे 40%, ठीक है। एग्जाम्शन हम वर्किंग नोट नंबर 1 पे जाते हैं, ठीक है। ये अभी हमारा आएगा, कैसा आएगा ये मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। जैसे कि वर्किंग नोट नंबर 1 मैंने बनाया है, कंप्यूटेशन ऑफ द एग्जाम्शन ऑफ एचआरए, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो भी कम होगा वो ले लेंगे हम। तो एक्चुअल अलाउंसेस पेड, यानी एक्चुअल अलाउंसेस कितना मिल रहा था हमें? उसने 20,000 रुपये पर मंथ दिया था, 20,000 इंटू 12 करा मैंने, 2,40,000 आ गया मेरा, ठीक है। रेंट पे कर रहे थे हम कितना? रेंट पे इसमें क्वेश्चन में दिखा रखा था रेंट पे 20,000 रुपये पर मंथ। तो हम क्या करेंगे, रेंट पे 20,000 रुपये पर मंथ है तो रेंट पे हमारा 20,000 इंटू 12 करूँगा तो मेरा 2,40,000 आ जाएगा। ये इस तरीके से आया 20,000 इंटू 12, ठीक है। तो हमारा आ गया 2,40,000। मैंने कहा फिर माइनस 10% ऑफ सैलरी, ये है ना 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी में क्या लूँ? सैलरी निकालनी पड़ेगी मुझे, एक और वर्किंग नोट नंबर बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 2, सैलरी में मैंने बताया आपको बेसिक सैलरी, डीए और कमीशन। बेसिक सैलरी इसमें 50,000 रुपये पर मंथ इंटू 12 से करा मैंने, 6 लाख आ गई। डीए इसमें था हमारा, ये रहा डीए दे रखा था उसने 10,000 रुपये पर मंथ। तो 10,000 उसमें फिर 40% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट दे रखा, तो 40% हम फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट वाला ही लेंगे। तो 10 का 40%, 10,000 का 40%, 4,000, 4,000 को इंटू कर देंगे हम 12 से। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम 4,000 इंटू 12, तो हमारा आ गया ये डीए 48,000 रुपये। कमीशन इसके अंदर थी नहीं इसलिए मैंने नील कर दी, इन सबको टोटल करा तो ये हमारा सैलरी आ गई, एचआरए पर्पस से आई है, यानी एचआरए पर्पस के लिए है सैलरी। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे कि क्वेश्चन में लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग था, एक्चुअल तो हम लिख चुके, कितना था हमारा 2,40,000। अब रेंट पे हमारा कितना 20, रेंट पे हम 20,000 रुपये कर रहे थे, पूरे साल हमने कितने करे 2,40,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये सैलरी अभी हमने यहाँ से निकाली है 6,48,000 का 10% और माइनस करके हमारा आ जाएगा 1,75,200 रुपये। और 40% ऑफ सैलरी इस वजह से लिया है यहाँ पे हमने क्योंकि वो बंदा यूपी में था। इन यूपी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इन यूपी। क्वेश्चन आप पूरा ताल लीजिएगा, ये रहा, ठीक है। इन यूपी, अब इन यूपी है तो हम कितना लेंगे 40% ऑफ सैलरी, ठीक है। अब इन तीनों में से हम सबसे कम देखेंगे, ठीक है। इन तीनों में से सबसे कम क्या होगा अब हमें ये देखना है, ठीक है।
इन तीनों में सबसे कम या तो 2,40,000, वो सॉरी 2,40,000, 1,75,000, 1,75,200 ये रहा, या फिर हमारा पास है 2,49,200। तो सबसे कम कौन सा लग रहा है आपको, 2,40,000 या 1,75,200 या फिर 2,49,200? तो मेरे हिसाब से ये वाला कम है, 1,75,200 रुपये आपके कम है। तो हम एग्जामिशन क्या दे देंगे, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मैंने आपको बताई थी। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल HRA हमें जितना रिसीव था वर्किंग नोट नंबर 1 से एग्जामिशन हमने देखी, अभी 1,75,200 आया, इसको हम घटा के बाकी जो है हमारा टैक्सेबल पोर्शन हो जाएगा। कितना हो गया, 64,800 रुपये। ठीक है, 64,800 रुपये, हम 64,800 रुपये यहाँ पर टैक्सेबल कर देंगे, टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंसेज। अब ये क्वेश्चन के अंदर आ जाता तो हम इस तरीके से कैलकुलेशन पूरी करके ये पूरा टैक्सेबल हो रहा है ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में डाल देते। फॉर एग्जांपल फॉर्मेट में किस तरीके से डाल देते मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, पूरा क्वेश्चन इस तरीके से होगा सैलरी का, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी वो आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी। बेसिक सैलरी हमें 50,000 रुपये पर मंथ मिली थी, 50,000 इंटू 12 तो हमारा आ गया 6 लाख रुपये। DA हमारा जनरली DA 10,000 मिल रहा था, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहेगा। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट का यूज़ कहाँ पे होता है आपको मैंने HRA में बता दिया है। ठीक है, तो हम 10,000 को इंटू करेंगे 12 से, हमारा 1,20,000 आ गया। HRA हमने वर्किंग नोट नंबर 1 से, ये जो हमारा एक वर्किंग नोट ही था पूरा, इस तरीके से मैंने मान के कर लिया HRA की किस तरीके से हमारी कैलकुलेशन ये आई है ये। ठीक है, एक तरीके से मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 मान के एज्यूम कर लिया, हम डायरेक्ट HRA यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि अभी हम ये निकाल चुके हैं इस तरीके से। ये रहा आपका HRA और इसको टोटल कर देंगे तो हमारा इनकम अंडर द हेड सैलरी आ गया टैक्सेबल। ठीक है, बात समझ में आ गई। वो HRA की अभी और भी कैलकुलेशन है, वैसे मेनली HRA ख़त्म हो चुका है आपका, फिर भी मैं HRA की और कुछ ज़्यादा जो टॉपिक क्वेश्चन में आपको मतलब परेशान करने वाले हैं उन टॉपिक के बारे में अगली वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।